अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सो ग्रुप। बच्चों, आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी क्लास 10th उर्दू तरक्सा बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है हिंदुस्तानी आयन के मामार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये इस चैप्टर का टाइटल है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल का अर्थ जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हिंदुस्तानी, जिसका मतलब होता है भारतीय, आयन, जिसे हिंदी में कहते हैं संविधान और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और मामार का मतलब होता है बनाने वाला। हिंदुस्तानी आयन के मामार मतलब भारतीय संविधान के निर्माता, बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये उस शख्स का नाम है जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब समझते हैं कि संविधान क्या है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे ही हम संविधान कहते हैं। तो हमारे देश को चलाने के लिए जिन्होंने नियम और कानून बनाया, मतलब हमारा संविधान बनाया, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज इस चैप्टर में हमें इस शख्स के बारे में पढ़ना है जिसने हमारे देश का कानून बनाया, हमारे देश का संविधान बनाया। और आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस तरह की सख्त मुश्किलात का सामना करते हुए आला तालीम हासिल की और दलितों को हुकूक दिलाने के लिए किस तरह जद्दोजहद की और हिंदुस्तान के संविधान के निर्माण में किस तरह अहम किरदार अदा किए थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे देश के सबसे पहले वजीर कानून बनाए गए थे और इन्होंने ही देश में इंसाफ और मसावत कायम करने की कोशिश की थी। मसावत का मतलब होता है समान। और ये जो चैप्टर है वो एक मजमून है। यहाँ पर एक मजमून लिखा गया है किसके ऊपर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हीं पर मजमून लिखा गया है। और इसमें बताया गया है उनकी पूरी जीवनी, उनकी तालीमात, उन्होंने किस तरह अपनी तालीम हासिल की, किस तरह अछूत वर्ग के लोगों के लिए उनके हकूक दिलाने के लिए जद्दोजहद की। बिना टाइम वेस्ट के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। तो सबसे पहले पैदाइश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो एक अछूत जाति के हैं, नीची जाति के हैं। और जो अछूत होते हैं ना, उन मतलब अछूत किन्हें कहा जाता है? जिन्हें छूने के लायक भी नहीं समझा जाता। और ऐसी जाति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। और उनका जो खानदान है वो महार खानदान है। मतलब महाराष्ट्र का एक समुदाय है जिसका नाम होता है महार। महार एक समुदाय है वहाँ का, महाराष्ट्र। और जो उनका खानदान है वो मराठी जबान बोलने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा है मराठी और मराठी जबान बोलने वाला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खानदान। और इनकी पैदाइश एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में, जो इनकी तारीखी पैदाइश है 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। और मुंबई का ही एक जगह है महू सेंट्रल इंडिया, वहीं इनकी पैदाइश हुई है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इनके वालिद का नाम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम है रामजी मालोजी सकपाल और उनकी वालदा का नाम है भीमा बाई। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो अपने वालिदैन के, अपने माता पिता के 14वें और सबसे छोटी औलाद, और इसीलिए लोग प्यार से भीमराव अम्बेडकर को भीमा कहकर पुकारते। तो उस वक्त उनका नाम भीमा था और उनको लोग प्यार से भीमा कहा करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दादा मालोजी की तरह उनके वालिद रामजी मालोजी सकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दादा मालोजी और उनकी तरह उनके वालिद पिताजी रामजी मालोजी सकपाल जो थे वो बरतानवी सरकार, मतलब कि ब्रिटिश सरकार की फौज में मुलाजमत करते थे। और उस वक्त जो भी शख्स, जो भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजमत करता था तो उनके परिवारों, उनके बच्चों को तालीम लाजिम कर दी गई थी। तो जो मालोजी है, जब वो बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजमत करते थे तो उनके बच्चे रामजी मालोजी सकपाल को तालीम हासिल हुई जब ये बरतानवी सरकार में थे।
तो इस तरह मालोजी और रामजी सकपाल दोनों एक खुशकिस्मत महार जाति के थे जिनको तालीम का फायदा मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी 2 वर्ष के ही थे तो उनके वालिद रामजी मालोजी सकपाल फौज की मुलाजमत से सबकदोश हो गए। जब 2 वर्ष के ही थे भीमराव तो उनके जो वालिद थे उनकी फ़ौज में बरतानवी सरकार में जो मुलाजमत करते थे, नौकरी करते थे, उनकी जो मुलाजमत थी उनसे वो रिटायर हो गए। फिर 14 वर्ष तक एक रामजी मालोजी सकपाल स्कूल में हेडमास्टर रहे। 14 वर्ष तक एक स्कूल में हेडमास्टर रहे और जब सबकदोश का वक्त आया, मतलब रिटायरमेंट का वक्त आया, तो उनका जो ओहदा था वो सूबेदार मेजर का था। जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो उनका ओहदा सूबेदार मेजर का था। फिर इनका खानदान सेंट्रल इंडिया छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मुकाम पर जा बसा। फिर इनका खानदान जो था वो महू सेंट्रल इंडिया को छोड़ दिया और फिर कोंकण इलाके में दापोली मुकाम पर जा बसा। भीमराव जब 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। भीमराव अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ सबसे पहली बार 5 वर्ष की उम्र और फिर जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई और उनका सारा खानदान सितारा चला गया और जहां छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हुआ भीमराव का और यहीं से उन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लगाना शुरू किया। दरअसल बात ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दादा और परदादा कोंकण इलाके में अम्बावाड़े के रहने वाले थे और मराठी जबान बोलने वालों में एक रिवायत है, एक रिवाज है, एक परंपरा है कि वो अपनी जात के साथ अपने रिहाइश मकान का नाम लगाते हैं। रिहाइश का मतलब होता है आवास, रहने की जगह। तो जो रामजी मालोजी सकपाल थे उन्होंने भीमराव को एक दूसरा सरनेम दिया जिसका वो सरनेम ये था अम्बावाडेकर। तो ये बोलने में काफ़ी मुश्किल होती थी और काफ़ी हार्ड था। तो जो भीमराव अंबेडकर के वालिद थे उन्होंने जब उसके स्कूल में दाखिला करवाया तो वहाँ उसका सरनेम अम्बावाडेकर नहीं दिया बल्कि अंबेडकर कर दिया, जो बोलने में भी आसान होता है और इसीलिए स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिखना शुरू किया और इसी से भीमराव के नाम के साथ अंबेडकर लगना शुरू हो गया। जब भीमराव 6 वर्ष के थे, 6 साल की उम्र में माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। जब 6 वर्ष के ही थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। तो फिर चुनांचा रामजी मालोजी सकपाल की जो बहन थी, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फूफी, उन्होंने उनके पूरे खानदान की देखभाल की और भीमराव की भी देखभाल की। अब भीमराव को अपनी कड़ी सच्चाई का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास होने लगा कि वह पैदाइशी तौर पर अछूत हैं, क्योंकि जो अछूत जात के होते हैं उन्हें तो पहले लोग छूने के लायक भी नहीं समझते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें जो ऊंची जात के लोग होते हैं वो अपने दरमियान रहने की भी इजाज़त नहीं देते, अपने कुएं के पानी को छूने की इजाज़त नहीं देते, ना किसी तालाब से पानी लेने की इजाज़त देते, ना मंदिरों में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं और ना ही किसी स्कूल में तालीम हासिल करने देते हैं। ऐसा रवैया रहता है उनका अछूतों के साथ। और जो अछूत जाति के जो लोग होते हैं उनका काम होता है सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूतों की मरम्मत करना और जो मुर्दे जानवर की खाल उतारना, ये सारे काम थे अछूतों के। तो उन्हें अपनी कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा कि वो पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने अपनी तालीम पर कभी तवज्जो नहीं दी, कभी उनको अपनी तालीम संजीदा लिया ही नहीं उन्होंने। लेकिन जब उन्हें अपनी कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा कि वो अछूत पैदाइश ही अछूत हैं, तब उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया, तवज्जो देना शुरू किया। और इसी ज़माने में जब उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया तो इसी ज़माने में राम जी की सितारा वाली जो नौकरी थी वो ख़त्म हो गई। तो फिर उनका सारा ख़ानदान मुंबई चला गया और वहीं एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ और वहाँ जो वो स्कूल था वहाँ भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाने लगा और स्कूल के जो स्टूडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हकारत और नफ़रत की नज़र से देखने लगे। हकारत का मतलब होता है नीची नज़रों से, जलील और कमतर समझते थे।
और नफ़रत की नज़र से उन्हें देखते थे। और जो स्कूल के असातिज़ा थे, जो उनके टीचर थे, उनका भी सलूक जो भीमराव के साथ वैसी था जैसे बच्चों का था। वो भी उन्हें खूब उनकी बेइज्जती करते और जो भीमराव अम्बेडकर थे वो खामोशी से अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करते थे और अपनी तालीम को जारी रखा। और फिर 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास। और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो वो अपने महार जात, जो उनका समुदाय था महार जात का, उसमें सबसे पहले इंसान वही थे। और वो उनके जात के लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी कि उनके महार जात का एक शख्स जिसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। तो इसी खुशी में वहाँ के लोगों ने, महार जाति के लोगों ने भीमराव अम्बेडकर की खुशी में एक जलसा करवाया और वहाँ भीमराव अम्बेडकर को मुबारकबाद दी, जिसके वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हौसला अफजाई हुई अपनी तालीम को लेकर। और फिर जब उन्होंने मैट्रिक इम्तिहान पास कर लिया, फिर उसी के साथ उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में इसी कॉलेज से बीए का इम्तिहान, बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब आर्ट्स लेकर उन्होंने बीए किया और फिर बीए की डिग्री हासिल की। फिर इसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की। जब उसकी स्कॉलरशिप मिली तो वह फिर अमेरिका चले गए और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर मुआसियात में इसी यूनिवर्सिटी से एमए भी किया। मासियात का मतलब होता है इकोनॉमिक्स और इसी यूनिवर्सिटी मतलब अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही एमए का इम्तिहान पास किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। और फिर इसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और फिर इसी साल वह 1916 में ही इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। फिर इसके साथ ही वह इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करना शुरू कर दिया। और फिर जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तालीम 1917 ईस्वी में रुक गई, उनका वजीफ़ा जो था स्कॉलरशिप जो वो बंद हो गया। फिर वो हिंदुस्तान वापस आ गए और हिंदुस्तान जब आए तो यहाँ प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिडीहाम कॉलेज में 1918 और 1920 तक उन्होंने मुलाजमत की। और जब हिंदुस्तान आया वहाँ उन्होंने 2 साल सिडीहाम कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से मुलाजमत की। तो उन्होंने 2 सालों में अपनी तनख्वाह से कुछ रुपए बचाकर महफूज कर लिए और फिर वो 1920 में इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। जो तालीम वो इंग्लैंड में अधूरी छोड़ कर आए थे, एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे, तो उसे वजीफ़ा की वजह से उसे छोड़ कर आना पड़ा था। तो फिर वो यहाँ 2 साल रहे हिंदुस्तान में और कुछ पैसे इकट्ठा किए। फिर वो 1920 में फिर से इंग्लैंड चले गए और जो उनकी अधूरी तालीम थी को वहां जाकर पूरा किया। फिर 1920 में ही एमएससी और 1923 में डीएससी की डिग्री हासिल की और फिर बैरिस्टर की भी तैयारी पूरी कर ली। मानी उनकी तालीम पूरी तरह से मुकम्मल हो गई। वो जो बनना चाहते थे वो बन चुके। मानी बैरिस्ट्री की तैयारी करने गए थे, वो मुकम्मल हो गई उनकी। तो फिर वो हिंदुस्तान वापस आ गए और यहाँ आते के साथ उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया और समाज सुधार और सियासी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेने लगी और जो सहाफ़त पत्रकार से भी खुद को जोड़ लिया। और हमारे देश में जो अछूतों के साथ जो नीचे जाति के लोग थे उनके साथ जिस तरह का बर्ताव होता था, जिस तरह उनके साथ ऊंची जाति का रवैया था, उसे ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक तहरीर चलाई और अपने अछूत जाति के लोगों को ये सलाह दी, जितने भी अछूत थे उनको ये सलाह दी कि हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अपने 3 मरहलों पर अपने अंदर सफाई ना कर लें। पहली बात उन्होंने कहा कि अपने आम इखलाकी बर्ताव को ठीक करना होगा। दूसरी बात कहा कि अपने तलफ़्फ़ुज़ सीधे करने होंगे और तीसरी बात कहा कि अपने ख़यालात को ठीक करना होगा, अपने ख़यालात को एक नई ताकत देनी होगी। जिस तरह ऊंची जाति लोगों के इखलाक होते हैं उस तरह अपने इखलाक को
ठीक करना होगा और अपने तलफ़ुज़ बोलने का जो तरीका होता है उसे ठीक करना होगा। और दूसरा, अपने ख़यालात, जिस तरह ऊंची जाति के लोगों के ख़यालात होते हैं उस तरह अपने ख़यालात को बेहतर करना होगा। और फिर उन्होंने कहा, अपनी जातीय अछूतों से ये अहद लिया कि हम मुर्दे या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे, तब ही हम अपने ऊंच नीच और के भेदभाव को ख़त्म कर सकते हैं। और जो तहरीर चलाई उस पर ऊंची जाति के लोगों ने खूब विरोध किया, ज़बरदस्त मुखालफत की। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनकी मुखालफत का जवाब कानूनी तौर पर दिया और खूब मुखालफत की उन लोगों की, ऊंची जाति के लोगों की। और जिस तहरीर को उन्होंने चलाया, जिस मिशन को चलाया, उसमें वो कामयाबी भी हासिल की। और उन्होंने अपने जो अछूत वर्ग के लोग थे, अछूत जाति के लोग थे, उसे इंसाफ और मसावत का हक दिलाया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मर्द और मर्द के दरमियान, औरत और मर्द के दरमियान समानता का अधिकार दिया, समानता का हुकूक भी दिए। और आम लोगों को भी शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने, विरासत और तालीम के भी हुकूक दिए। और इस तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश से छुआछूत और भेदभाव की भावना को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को जितनी आसानी से बता दिया, लेकिन इस बात को करना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को, मतलब भेदभाव और छुआछूत जैसी भावना को ख़त्म किया हमारे देश से, और हमारे देश के सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और सारे हुकूक दिए हमें। लेकिन ये काम करना बहुत ही मुश्किल था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। अब ये जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शादी कब हुई। तो जब 14 वर्ष के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 14 वर्ष के थे। 14 वर्ष की उम्र में जब वो 5वीं दर्जा में पढ़ते थे, 5 क्लास के स्टूडेंट थे, तालिब इल्मी के ज़माने में उनकी जो शादी थी 9 वर्ष की लड़की रामाबाई से हुई थी। रामाबाई की उम्र उस वक्त 9 वर्ष थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उम्र 14 वर्ष थी, तब उनकी शादी हुई थी। फिर लेकिन जब रामाबाई का इंतकाल हो गया, उनकी फौत हो गई, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऊंची जाति की तालीम याफ्ता खातून से शादी कर ली। 5 सितंबर 1956 की रात में वह सोने के लिए बिस्तर पर गए और नींद में ही उनकी वफात हो गई। उनका इंतकाल नींद में ही हो गया और 5 सितंबर 1956 को। एक बात और याद रखें कि भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध मजहब कबूल कर लिया। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तानी समाज में जो छुआछूत की जो भावना थी, जो रिवाज था, उससे बहुत ही परेशान और नाराज़ होकर उन्होंने अपना जो मजहब था उनका वो तब्दील कर लिया और बौद्ध मजहब को कबूल किया। एक बात और है, याद रखें कि आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान के संविधान बनाने का मामला सामने आया कि किस तरह संविधान को बनाया जाए और किसके जेरे साया में किसके निगरानी में हमारे भारत देश का संविधान बनाया जाए, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हमारे संविधान कमेटी में सदर के ओहदे पर फाइज किया गया। मतलब संविधान बनाने की जो कमेटी थी उसमें सदर, मतलब प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जेरे साया में ही हमारे देश का संविधान बना और उन्होंने हमारे देश के संविधान बनाने में काफ़ी अहम योगदान दिए। और उन्हीं की वजह से आज हमें जितने भी हुकूक हैं, हमारे पास जितने भी हुकूक हमें दिए गए हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही दिए गए हैं। उन्होंने ही हमारे संविधान में हर नियम, हर कानून को बनाया, हर चीज़ उन्होंने ही हमारे संविधान में ऐड की है, जोड़ी है। और उनके इन्हीं काम से मुतासिर होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नवाजा गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर, हिंदुस्तानी आयन के मामार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस चैप्टर में जो बातें बताई गई है, सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने बता दी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। और जितनी बातें मैंने बताई इस चैप्टर से, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।